नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। हाल ही में संपन्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रख के चलना होगा कि देखिए रिजल्ट तो आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, लेकिन तब तक का अभी तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे, इसका आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट करता है। अगर आपको एसडीएम डीएसपी बनना ही अगर आपने ठान लिया है तो फिर आप तैयार हो जाइए अपने हाथों को दर्द देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा पूरी तरीके से चलाया जाएगा। सारे ही विषयों को ध्यान में रख के चलाया जाएगा। और यकीन मानिए, ये जो मेंस की जो तैयारी का जो दौर होता है, प्रीलिम्स के देखा जाए तो 3 से 4 महीने, जब तक मेंस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका रिजल्ट हो या नहीं हो, आप सभी को मेरे ख्याल से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से फिर वो समय नहीं मिलेगा। फिर अगले साल का रिक्रूटमेंट आएगा, फिर 2024 का ठीक है डेट निकलेगा, फिर आप पीटी की तैयारी में लग जाइएगा। तो फिर सपोज करिए अगले साल अगर आपका मेंस हो जाता है, पीटी हो जाता है, तो फिर मेंस की तैयारी में जो ये समय है यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। इसीलिए अभी से आपको पूरी तरीके से मेंस की तैयारी में लगना होगा, प्रैक्टिस आपको पूरी तरीके से करना होगा। और ख़ासकर इस बार जो दो नए पेपर शामिल किया गया है, पेपर 5 और 6 को, ये बिल्कुल ही यहाँ पे रिजल्ट में टर्निंग पॉइंट बनेगा, कट ऑफ में टर्निंग पॉइंट बनेगा। इसको इग्नोर करके चलेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ यहाँ पे चलते हैं और जानते हैं कि हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीपीसीएस मेंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्लास है या फिर आगे की जो भी क्लासेज होने वाली है मेंस के लिए, सबके लिए यहाँ इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ टॉपर्स की तरह लिखना सीखें। लेकिन टॉपर्स की तरह तभी आप लिख पाएंगे जब आप टॉपर्स की तरह सोच पाएंगे, टॉपर की तरफ यहाँ पे स्ट्रेटजी बना पाएंगे, टॉपर्स की तरह राइटिंग शैली को आप डेवलप कर पाएंगे। और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूँ, पिछले 5 से 7 सालों के दौरान मैंने, ठीक है, मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कॉपी वगैरह चेक मैंने बहुत अधिक किया हुआ है। तो इसमें जो मेरा कंक्लूजन निकला हुआ है कि देखिए, जो आपका जो मेहनत है सिविल सेवा परीक्षा में, जो आपका जो मेहनत है और जो सफलता है, इसमें डायरेक्ट कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा सेंटेंस सुनने की कोशिश कीजिए कि कोई इसमें अनिवार्य संबंध नहीं होता है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इस पे नहीं होता है। अर्थात यह ज़रूरी नहीं है कि अधिक जो मेहनत कर रहा है उसको सफलता मिल ही जाए और जो कम मेहनत कर रहा है उसको सफलता नहीं मिले। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सफलता मेहनत के साथ साथ और कई सारी बातों पे डिपेंडेंट करती है, और उन कई सारी बातों में एक सबसे जो मुख्य बात होता है वो होता है आंसर राइटिंग। ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग पीटी हो जाएगा रट के, मेहनत करके। लेकिन ये जो आंसर राइटिंग है, इसमें जो मेहनत होगा फुल्ली, ये जो मेहनत है रटने से कहीं बाहर एक विश्लेषणात्मक क्षमता, एक इवैल्यूएशन क्षमता जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तब तक वो बेहतरीन आंसर राइटिंग कभी भी सामने निकल के नहीं आएगा। और जैसा कि यूपीपीसीएस में आपको पता भी होना चाहिए कि शब्दों का पूरा जो खेल है, जो प्रश्न पूछा जाता है 20 प्रश्न, इसमें से 10 जो प्रश्न होता है 8 नंबर का 125 शब्दों में लिखना होता है, और दूसरा 10 प्रश्न पूछता है 12 नंबर का, जो कि आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। पेपर 1 से लेकर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, जो कि पहला अगर पेपर देखा जाए, ठीक है, तो एक पेपर हिंदी का है और एक एस्से का है, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लागू होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे 125 शब्दों में 200 शब्दों का पूरा देख रहे हैं। यहाँ पे शब्दों का पूरी तरीके से जाल है, शब्दों का पूरी तरीके से खेल है। प्रश्न के नेचर के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं प्रश्नों को आप कितनी सहजता से
आप जवाब दे पाते हैं, बिल्कुल यही आपके सफलता पे पूरी तरीके से ठीक है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भी भटकाव की स्थिति रहेगी तो समस्या आ ही जाएगी। इसीलिए अगर आपको इसको क्रैक करना है तो डेली आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करने के साथ साथ प्रश्नों की प्रकृति को समझना होगा, और प्रश्नों की प्रकृति के साथ साथ जो शब्दावलियाँ है वो शब्दावलियाँ से आपको भी खेलने आना एकदम चाहिए ही चाहिए। और मेरे साथ बने रहिए, आप भी इस चीज़ को आसानी से आप लोग हैंडल करने लगेंगे। तो आशा करते हैं कि इन सारी चीज़ों का आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जल्द शुरू होने वाले हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए, ठीक है। पूरा एक सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट कराई जाएगी। घटना चक्र का ठीक है जो रोल है, देखिए कभी इसको डिनाई नहीं करना है, इसको हर हाल में करके चलना है। सारे विषयों की तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी इसमें होगा, करंट अफेयर तो चल ही रहा है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर रूप से मिलता रहे, चैनल को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और पीडीएफ के रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। कोई भी क्वेरी होती है यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किन किन टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए मेंस को लेके जो भी अभ्यर्थियों के मन में, जो भी स्टूडेंट के मन में जितनी भी कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, उन सारे ही कन्फ्यूजन को मैंने शामिल करने का प्रयास किया। अगर कुछ छूट रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। परीक्षा का व्यू क्या होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जामिनर होता है उसका माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी कॉपी चेक करता है, जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, सोचिए नंबर वहीं देने वाला है। किस तरीके से उसके जेब से नंबर खींच लेना है, ये तरीका जब तक आपको पता नहीं होगा, कभी भी आप एक अच्छा आंसर राइटिंग नहीं लिख पाएंगे, नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेखन के विभिन्न चरण क्या है, प्रश्नों को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, प्रश्न की शब्दावलियाँ क्या है, एक शब्दावली से पूरा प्रश्न का दशा और दिशा बदल जाएगा, अभी हम लोग जानेंगे। तार्किक विखंडन किस तरीके से करना है, शब्द सीमा क्या होगी, जो सबसे बड़ी चुनौती होता है शब्द सीमा और समय प्रबंधन को लेके। बिना पैराग्राफ लिखे रेखा चित्र बनाए कि बनाए नहीं, डायग्राम बनाए कि नहीं बनाए, पाई चार्ट बनाए कि नहीं बनाए, वेन डायग्राम बनाए कि नहीं, बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती हैं, सबका सब निराकरण होगा। शब्दावलियाँ किस तरीके से चयन किया जाए, भूमिका को किस तरीके से लिखा जाए, निष्कर्ष हर जगह लिखे कि नहीं, ऐसे तमाम जो सारे जो सवाल होते हैं आंसर राइटिंग को लेके, और स्टूडेंट के मन में आ ही रहा है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो समस्या की बात है, मैं पहले बता देता हूँ। इस जब तक चीज़ नहीं आएगा ना, जब तक इस पर कमांड नहीं होगा आपका, तब तक आप आंसर तो लिखेंगे, होता है ना, लिखता तो सब कोई है, लेकिन नंबर ही नहीं मिलता है। कारण यही है, यहाँ आपकी पकड़ नहीं होती है। इसीलिए आज मैं सपोज करिए कि एक ओरिएंटेशन क्लास के तौर पे मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द ही हम लोग जब मेंस का आंसर राइटिंग पूरी तरीके से शुरू करेंगे, जब मैं उसमें उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए उसके जो भी पॉजिटिव निगेटिव गुण दोष को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। तो अभी से इन सारी चीज़ों को जान लीजिए, आगे चल के कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं नंबर 1, मेहनत और सफलता को लेके। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ मामला सीधे 50-50% का है। और अभी जिस तरीके से सारा का सारा जो कमीशन है यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, अभी हाल ही में जो बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, इसमें तो सीधे ही मेरा जो एनालिसिस है कि देखिए बीपीएससी अब वही स्टूडेंट क्रैक कर सकता है जो 20% 30% चीज़ों को समझने के बाद से वो अपना 90% 100% अगर एग्ज़ाम में दे दे, वही वो कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि 20% से कैसे, यही चीज़ है। एक 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको फ़ायदा कितना होगा, 90 से 100% का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब तक ये 20% आपका हर हाल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे 360 डिग्री अप्रोच जब तक आपको डेवलप नहीं होगा, तब तक एक ही प्रश्न का आप अलग अलग तरीके से अलग अलग दशा और दिशा के साथ उसका आंसर राइटिंग कभी नहीं कर पाएंगे। और ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के साथ। इस पर बीपीएससी के प्रश्न बिल्कुल आपका ठीक है, पड़ोसी राज्य है, उठा के देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट दे भी रहे होंगे, देख लीजिए कि प्रश्न का जो लेवल है बिल्कुल ही यूपीएससी के लगभग ठीक है समकक्ष आ गया है। तो वहाँ पे भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत होगा। और यूपीएससी की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो कर ही रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति को लेके। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 50% जो आपका मेहनत है, 50% पूरा ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से पेपर में लिख के आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही बातें निर्धारित करता है, ध्यान रखिएगा। बाकी
कोई मायने नहीं रखता है आपके पास कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान का भंडार है। 3 घंटों में आपने क्या किया? जो चीज़ प्रश्न में पूछा जा रहा था आपने लिखा नहीं, मायने सिर्फ और सिर्फ वही रखता है, बाकी कुछ नहीं रखता है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं परीक्षक का व्यू। परीक्षक का थोड़ा माइंडसेट जानने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्या आपको लगता है कि परीक्षक को जानकारी होती है कि किस उम्मीदवार की कॉपी है, कितनी गंभीरता से उसने पढ़ाई की है, किन परिस्थितियों में पढ़ाई की है, गरीब है, अमीर है, एमपी का बेटा है, एमएलए का बेटा है, कोई डजेंट मैटर, कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं करता है। एक चीज़ को आप लोग ध्यान लीजिए, कोई चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करता है। परीक्षक का जो मूल्यांकन का जो आधार होता है, नंबर देने का आधार जो होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी और परीक्षक के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, लगता है कि आपका कॉपी परीक्षक को कम्युनिकेट कर पा रहा है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका कॉपी आपको, ठीक है, मैंने जो आपका कॉपी है जवाब दे रहा है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको नंबर दे देगा। यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो मूल्यांकन का आधार ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन होता है यहाँ पे, आपके प्रश्न पत्रों में, ठीक है, आपके उत्तर जो भी शैली का आपने डेवलपमेंट किया है, किस तरीके से लिखा है, मायने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उतना ही होता है। अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो परीक्षक एकदम बेचैन हो जाएगा। मैंने बोला था ना, जेब से एकदम नंबर खींच लेगा आपका कॉपी। ये वही यहाँ पे होना चाहिए, उसी तरह के अप्रोच यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप करना चाहिए। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पे 50-50। इस 50-50 को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 50-50 है, मैंने बताया कि आपकी सफलता में या फिर आपकी असफलता में, विफलता में आपकी भूमिका 50% से अधिक नहीं होती है। अब आपको ये मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, इसको आप लागू कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे जो 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, ठीक है, दे चुके होंगे, उनको बखूबी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। जो कि 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से छूट जाता है जिसका कट ऑफ, सीधा सा मतलब है कि आपकी सफलता और विफलता में 50% से आपका रोल अधिक नहीं होता है। बाकी जो 50% जो है, मैंने तभी आपको बता दिया था कि 3 घंटे में आपने क्या किया, 3 घंटे में आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, कितने प्रश्नों को लिखा, कितनी गंभीरता से लिखा, पैराग्राफ में लिखा, फ्लो चार्ट होता है ना, यहाँ पे रेखा चित्र बना के लिखा, साफ सुथरा हैंडराइटिंग में लिखा, या फिर इतनी भद्दे तरीके से लिख दिया कि एग्जामिनर को समझ ही में नहीं आ रहा है, तथ्यों के साथ लिखा, नहीं लिखा, विश्लेषणात्मक जो क्षमता थी आपकी ज़बरदस्त थी कि नहीं थी, कितना तरीके से, ठीक है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपने उसको एकदम बिल्कुल ही हूबहू वैसे आप लिखने का प्रयास किया, प्रश्नों को समझ के लिखने का प्रयास किया। यकीन मानिए यही सारा चीज़ होता है वो 3 घंटे में। इसीलिए मैंने बोला कि मेहनत है ना यहाँ पे, बाकी जो 50% है वो यहाँ पे मायने नहीं रखता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आंसर राइटिंग जब इतना मायने रख रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उनको लगता है कि पीटी के बाद ही हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये 10th का एग्ज़ाम नहीं है, 12th ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। और सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में मैं बार बार बोलता हूँ, पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है। तैयारी आप उल्टा करेंगे तो सफलता की उतना ही नज़दीक पहुँचेंगे। अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेशर हैंडल करने की कोशिश कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, फिर जब जाकर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तभी फाइनल रिजल्ट होगा, सीधी सी बात है। लेकिन मामला वैसा होता नहीं, लगता है कि पीटी निकालने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे। पीटी निकालने के बाद से आप 2 साल 4 साल मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, समस्या यहाँ पे होगी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे यही प्रोसेस आपको अपनाना होगा। और 50% यहाँ पे ध्यान से एकदम देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो रोल होता है इसी को स्टूडेंट लोग यहाँ पे डिनाई करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बहुत सारे जो स्टूडेंट है, लगता है कि कॉलेज से निकलने के बाद या पीटी जिनका हो जाता है, उनको लगता है कि पहली बार ही हम एग्ज़ाम में मेंस लिख के आ जाएंगे और मेरा हो जाएगा। कभी नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, यहाँ पे होने की संभावना ही नहीं होती है। आयोग हमेशा बोलता है कि 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर, 6 दिन के अंदर यहाँ पे आयोग के द्वारा 8 पेपर करा लिया जाएगा। कम से कम 2 से 3 से 4 दिन ऐसा होगा कि आपको 3-3 घंटे का पेपर होगा, 6 घंटे का पेपर होगा। इन 6 घंटों में
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, लिखने की स्पीड क्या है, आपका कितने तार्किक तरीके से लिख रहे हैं, प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पूरा का पूरा यही डिपेंडेंट करता है। ध्यान से सुनते चलिए, यही डिपेंडेंट करता है आपके मार्क्स पे। अदरवाइज फिर वही सांप और सीढ़ी का खेल हो जाएगा। पीटी में बहुत मेहनत किया, मेहनत में नहीं, मेन से मेहनत नहीं किया, फिर वहाँ से सांप काटेगा, सीधे आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो एक गलती आपको नहीं करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट देखने के यहाँ पे प्रयास करते हैं, लेखन का विभिन्न चरण क्या होता है। इस चरण को समझ गए तो यकीन मानिए आप भी पूरी तरीके से प्रश्नों से खेलना सीख जाएंगे, एकदम गारंटी आप भी सीख जाएंगे। लेकिन आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखते चलिए। नंबर 1 है यहाँ पे प्रश्नों को समझना। इसका मतलब कि समझ के प्रश्नों को, जो भी उसमें शब्दावलियाँ जो दी गई होती है, किस तरीके से आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। होता है ना, प्रश्न के अंदर छोटे छोटे सब प्रश्न होते हैं, उन सब प्रश्नों को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, मायने यही रखता है। रूपरेखा उसका किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। पुराने जो स्टूडेंट होते हैं वे तो खैर पारंगत होते हैं, वे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। क्या यहाँ पे सिनॉप्सिस वगैरह आप बनाने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट में 1 से 2 मिनट देख हम सिनॉप्सिस बना दें। एक होता है ना, एक पूरी तरीके से अपने मन में एक डायग्राम बना लेना। आंसर राइटिंग करना एक अपने आप में एक घर बनाने के बराबर है। जिस तरीके से घर एक महल बनाया जाता है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, ठीक वही ये चीज़ है कि आर्किटेक्ट अगर पूरे तरीके से घर के डिज़ाइन को तैयार कर रहा है तो आपको भी यहाँ पे रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके उसका प्रस्तुतिकरण और जो आकर्षण है, चाहे इसमें तथ्य की बात कर ले, विश्लेषणात्मक क्षमता की बात कर ले, गुण और दोषों की बात कर ले, तभी जाके आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अदरवाइज फिर उत्तर में भटकाव की स्थिति बनी रहेगी। और फाइनली जिन प्रश्नों की डिमांड होती है वहीं पे निष्कर्ष लिखा जाता है, ज़बरदस्ती का निष्कर्ष कहीं नहीं घुसाया जाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक एक चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। एकदम ध्यान से देखते चलिए, कहीं से कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न की शब्दावली और इसका तार्किक विखंडन। मैंने बताया था अभी कोई भी प्रश्न आ रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, अगर यहाँ पे एक सिंपल सा प्रश्न है जिसको आपको सब कोई जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में लिखे, दे देगा महात्मा गांधी की विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, महात्मा गांधी की समीक्षा कीजिए। यकीन मानिए हर एक प्रश्न का जो उत्तर है उसका डायरेक्शन, दशा और दिशा चेंज होना चाहिए। गांधी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में आप जानते हैं? जो प्रश्न जो पूछ रहा है क्या उस डायरेक्शन में लेके आप जाना चाहते हैं? तभी जाकर नंबर मिलेगा। अदरवाइज होगा ना, लिख के सबको आता है, बोलते भी मैंने बहुत लिखा पन्ना का पन्ना भर दिया। बीए का एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ भी लिख दिया बीता से ना आपको नंबर दे दिया जाएगा। शब्द सीमा है यहाँ पे 125 शब्द से लेकर 200 शब्दों के बीच ही लिखना है। समस्या है कि नहीं है? अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इन सारे ही शब्दावलियों का हम लोग सबसे पहले मतलब समझने का प्रयास करते हैं, तभी जाके आपको प्रश्न का नेचर भी समझ में आएगा कि आखिर महात्मा गांधी के बारे में बोला जा रहा है कि विश्लेषण कीजिए, तो उस विश्लेषण का क्या मतलब है? आलोचना बोल रहा है तो आलोचना का क्या मतलब है? व्याख्या बोल रहा है तो व्याख्या का क्या मतलब है? एक ही डायमेंशन में उत्तर इसका कभी भी नहीं जा सकता है। एकदम गांठ पकड़ लीजिए, कभी भी नहीं जा सकता है। तो ध्यान से देखने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या, स्पष्ट, स्पष्टीकरण, वर्णन, विवरण। प्रायः देखा जाए तो ये जो 5 जो शब्दावलियाँ है इसको एक ही कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाता है, एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। और ये जब प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, आयोग के द्वारा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी जो जानकारी है जितना हो सके आप सरल भाषा में यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे जिस तरीके से देना चाहें आप दे सकते हैं। बस आपको वर्णन और विवरण में ध्यान रखना है कि इसमें तथ्यों के साथ जैसे अगर गांधी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है तो जगह जगह तथ्यों को बताना होगा कि गांधी का जब आंदोलन ही हुआ, चंपारण सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से उन्होंने जब रंग भेद नीति का विरोध करना शुरू किया, उसमें आप एक टाइम लाइन डाल देंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तथ्य उसमें ज़रूरी है, यहाँ तथ्यों की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया, जहाँ भी व्याख्या आएगा, स्पष्ट आएगा, स्पष्टीकरण आएगा, तथ्य आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसको जितना अधिक से अधिक हो सके सरल भाषा में बताने की कोशिश कीजिए, एक शब्द सीमा के भीतर।
चलिए, अब दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण, गुण और दोष। ये जो 7 जो कैटेगरी है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको प्रायः एक ही कैटेगरी में शामिल किया जाता है, एक ही कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और ऐसे प्रश्नों को लेके उम्मीदवार यही आशा करता है कि आप इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को, पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को आप दिखा दें, बस आपका आंसर कंप्लीट है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख देगा कि परीक्षण कीजिए। अब परीक्षण करना है तो क्या करना है, सिर्फ आपको बड़े बड़े करना है नहीं, जो भी बुराइयां थी उसको भी आपको शामिल करना है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सीधा सा मतलब यही है यहाँ पे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भी अगर पूछा जा रहा है आलोचना, आलोचना वाले पक्ष में नाम ही आलोचना, तो बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना है। आलोचना का मतलब है आपको कि दोष बताना है, निगेटिव पॉइंट को बताना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ भी तो अच्छाइयाँ होगी। जैसे महात्मा गांधी का मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि बार बार आपको, ठीक है, गांधी से रिलेटेड चीज़ें समझ में आए, चूँकि गांधी आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा ही पढ़ा होगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। समझ करिए गांधी की आलोचना करें तो यहाँ पे गांधी की जितने भी निगेटिविटी या फिर बहुत सारे विचारकों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत सारे जो राष्ट्रवादियों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं, वर्तमान में भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आलोचना बताइए 70%, 30% लेकिन आपको पॉजिटिव सकारात्मक बताना ही होगा, यही होता है आलोचना। इसका सीधा सा मतलब है। बाकी सारे चीज़ों में 50-50 का मामला है। यहाँ पे 50% गुण और 50% यहाँ पे दोष बता के, ठीक है, अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये दोनों ही शब्दावली एक ही है। अगर दे दिया जाए गांधी का मूल्यांकन करे तो, या फिर गांधी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे तो, अब यहाँ पे बिल्कुल आलोचना वाला ही यहाँ पे संदर्भ है। यहाँ पे बस आपको पॉजिटिव और निगेटिव का जो रेशियो का अंतर है, यहाँ पे 75% के आसपास आपको क्या करना है, निगेटिव दिखाना होता है। अब बाकी का जो यहाँ पे 20 से 30% जो है, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखते चलिए, बाकी का जो 20 से जो 30% है, वहाँ पे आपको, ठीक है, इसकी कमियों को दिखाना होता है। हालांकि यहाँ पे मूल्यांकन में आपको ध्यान देना जरूरी है। मूल्यांकन में अगर आप, ठीक है, 50% भी पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहे हैं, 50% निगेटिव चीज़ों को आप दिखा रहे हैं, तो कहीं से कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, लग रहा होगा कि ये मूल्यांकन आलोचना, तो अभी मैंने बताया इसमें अंतर क्या है। अंतर है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि मूल्यांकन जब भी करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन जब भी आप करेंगे, तो इसको सर्वकालिक या वर्तमान में जो भी महत्व है, सर्वकालिक जो पहले से चला आ रहा है या वर्तमान में जो भी यहाँ पे महत्व है, सपोज करिए गांधी के बारे में अगर देखा जाए तो गांधी के शुरू से जो भी सर्वकालिक महत्व रहा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जब गांधी का मूल्यांकन करने के लिए जब दिया जाएगा, तो आपको दिखाना ही होगा, वर्तमान महत्व को दिखाना होगा कि अभी भी गांधी की जो विचारधारा है राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ कहाँ लागू हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ कहाँ लागू हो सकती है। गांधी ने पर्यावरण के बारे में क्या बोला है, गांधी ने भारत को लेके, खासकर रवि गांधी का जो एक बड़ा जो ड्रीम था, जो सपना था पंचायत व्यवस्था को लेके, वो यहाँ पे लागू किया गया है। तो आपको दिखाना होगा सर्वकालिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद से फिर पॉजिटिव निगेटिव का जो दौर है चलते रहेगा। तो आप तो एक चीज़ आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कुल मिला के पॉजिटिव निगेटिव का बहुत बड़ा क्या है, खेल है इसमें। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विश्लेषण, लेकिन उसके पहले है यहाँ पे विवेचन और मीमांसा। देखिए, मीमांसा का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि किसी विषय को व्यवस्थित और संपूर्ण रूप में बताना, व्यवस्थित और संपूर्ण रूप में बताना। वैसे ही यहाँ पे विवेचना वाले प्रश्नों से भी यही मैंने मूल अपेक्षा एग्जामिनर यही करता है आप लोगों से कि किसी कथन की चर्चा करते हुए उसका पूरा का पूरा क्या करना, विवेचन करना। आप सपोज करिए गांधी का यहाँ पे कोई कथन ले लीजिए कि साधन साध्य वाला, कि गांधी साधन और साध्य पे बल देते थे, साधन और साध्य की पवित्रता पे बल देते थे। अब शुरू हो जाइए, साधन साध्य को लेके कई सारे विचारकों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास कीजिए। गांधी को प्रायोरिटी देना होगा, कार्ल मार्क्स की चर्चा कर सकते हैं। तो हर हाल में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बार बार आपको लग रहा होगा कि वही सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे
ठीक वैसे ही आंसर राइटिंग की जो शब्दावलियाँ होता है ना, बाल में से खाल निकालने के बराबर है। आपको निकालना होगा तभी जाके वो परिपक्व होता है, टॉपर्स की तरह आपका भी, ठीक है, आंसर राइटिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विश्लेषण को लेके। विश्लेषण का देखिए सीधा सा मतलब होता है यहाँ पे कि किसी एक विचार या कथन को सरल सरल हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया जाए। एक विचार या एकदम सिंपल सा है, यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। जैसे कि कोई एक विचार ले लीजिए, कोई एक यहाँ पे गांधी का विचार है, कब दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, यहाँ पे आसानी से इसको अलग अलग एस्पेक्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि गांधी का अगर ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत ले लेंगे तो इतना बड़ा वो थ्योरी है यहाँ पे कि उस पर पूरी पूरी बुक लिखी गई है। अब उसको आप अपने परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें आपने समझा है उसको ध्यान में रख के आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये होता है सीधा सा मतलब यहाँ पे विश्लेषण। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों का जो, ठीक है, मूल्यांकन कीजिए। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मूल्यांकन कीजिए। और अभी मैंने मूल्यांकन का मतलब क्या बताया था कि सर्वकालिक महत्व को क्या करना है, आपको दिखाना है, सर्वकालिक या फिर वर्तमान महत्व को दिखाना है। उसके बाद गुण व दोष को चर्चा करना है। तो अब गुप्त काल का जो महत्व है अपने आप में देखा जाए तो खासकर ब्राह्मणवाद का उत्थान का काल माना जाता है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न थे, खासकर स्थापत्य, संगीत हो गया, स्थापत्य के साथ साथ, ठीक है, चित्रकला वगैरह कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक, खासकर स्थापत्य के क्षेत्र में बड़े रूप में वहाँ पे डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। तो आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको दिखाना है, सर्वकालिक महत्व को दिखाते हुए चलना है। गुण में भी उसको यहाँ पे शामिल करना है, हाँ, लेकिन आपको दोष भी बताना है, डिमेरिट भी बताना है। खासकर उस समय जो समाज की स्थिति थी, अगर ब्राह्मणवाद का वहाँ पे उत्थान हो रहा है तो कहीं न कहीं जाति व्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। जाति व्यवस्था पे आपको, खासकर जो चंडालों की स्थिति थी वहाँ पे आपको बताना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि गुप्त काल की जो, ठीक है, आगे की जो निरंतरता है, कहीं न कहीं हर्षवर्धन ने अगर उसको पूरा किया तो आगे चल के अगर जहाँ जहाँ समाज का विभाजन होगा, आगे चल के जहाँ जहाँ हुआ है उसको भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना होगा, तभी जाके आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आई होप समझ रहे होंगे। कोई भी समस्या है ना, नीचे आप कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, आपको एक एक चीज़ पे पूरी तरीके से गाइड की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लेखन के जो विभिन्न चरण में दूसरा, पहला देख लिया हम लोगों ने, दूसरा देखिए रूपरेखा तैयार करना। किस तरीके से यहाँ पे इसका रूपरेखा तैयार किया जाता है। तो देखिए रूपरेखा तैयार करने का सीधा सा मतलब है, सीधा सा इसका मतलब है कि आप प्रश्न पढ़ते, एकदम ध्यान से सुनते चलिए, प्रश्न पढ़ते आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। लगता है ना प्रश्न पढ़े, हाँ मुझे ये आता है, तुरंत लिखना शुरू हो गए, एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर खासकर फ्रेशर स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। नए स्टूडेंट है तो एकदम ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रश्न पढ़ते समय उसके दशा और दिशा को तय जरूर करें। और आप लोगों ने शॉर्ट नोट जरूर बनाया होगा जिसको सिनॉप्सिस बोला जाता है। ये सिनॉप्सिस, ठीक है, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस वगैरह किया होगा तो उसमें फ्लो चार्ट बोला जाता है, ठीक है। पूरा एक प्रोग्रामिंग को फ्लो चार्ट एक बार बना लिया जाता है तो प्रोग्रामिंग को आसानी से राइट कर लिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, एक सिनॉप्सिस तैयार करना है, ताकि आपके आंसर में भटकाव की स्थिति नहीं आए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग 1 से 2 मिनट लगेगा, बनाइए। उसके बाद से आपके आंसर में बिल्कुल ही एक धाराधार आपके आंसर जो, ठीक है, राइटिंग स्किल में भी आपको, ठीक है, एक तीव्रता दिखाई देगी। तो इसे ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आकर्षण है, निष्कर्ष है। इसको भी हम लोग अभी बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। इसका मेरा एक ही जवाब होता है कि एक अच्छा उत्तर वही होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। प्रश्न का जो उत्तर होता है वही एक अच्छा उत्तर होता है। लेकिन इसमें और एक 4 चांद लगाया जा सकता है। खासकर 2 चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तब। पहला है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का सीधा सा मतलब है कि आप ऐसे ठोस तर्क दे दें जो एग्जामिनर देख के एकदम खुश हो जाए। ऐसे आप अगर ठोस, ठीक है, अगर आप तर्क दे दे या फिर हो सकता है कि ऐसे ठोस तथ्य दे दे, एग्जामिनर को लगेगा कि देखो भाई ये तो है ही है। जैसे कि, ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूँ। अगर हम लोग बात कर लें
बाल विवाह की हम लोग बात कर लें, जैसे देखा जाए तो उसी समय मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के समय से ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाल विवाह यहाँ पे शुरू था। तो उसमें आपको बताने की ज़रूरत है, जैसे अगर क्रिटिसाइज़ कर दिया जाएगा कि भारत में जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तभी से बाल विवाह शुरू हो गया, तो एक एंगल था वहाँ पे, लेकिन आपको बताना होगा कि गुप्त काल में कौन मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, मौर्योत्तर काल में उस समय कौन मुस्लिम आक्रमण हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण धर्म का ही एक अंग के रूप में, ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए, ठीक है, तो इसको डेवलप करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो आपको पर्सनली नहीं लेना है जो मैं बातें बोल रहा हूँ। अगर मैं इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम्पल देने लग जाऊँगा, इन्वायरमेंट का एग्जांपल देने लग जाऊंगा, फिर आपको समस्या होगा। इसीलिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप लोग आसानी से इसको कनेक्ट कर पाए। पर्सनली नहीं लेना है कि ठीक है मैं ब्राह्मण धर्म पे चोट कर रहा हूँ, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, ठीक है। प्रवाह होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रवाह बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। प्रवाह का सीधा सा मतलब है एक जो राइटिंग में जो कसावट देखने के लिए मिलती है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में जब यहाँ पे एग्जामिनर जंप करे, उसको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसको एहसास भी नहीं होने देगी देखो भाई मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया, ठीक है, लगेगा कि तुम वहीं पढ़ रहे हैं। ये होता है अपने आप में कला, ये कला आपको सीखना पड़ेगा, और ये सीखने के लिए फिर से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी जो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद शब्द सीमा, ये तो सबसे बड़ा जाल है, यकीन मानिए। शब्द सीमा को लेकर जो समस्या होती है अमूमन देखा जाता है, ठीक है, कि शब्द सीमा को लेकर नाम ही ये शब्द सीमा, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एक जैसे था है, चाहिए ही है, ऐसे शब्दों को नहीं गिना जाता। बिल्कुल आप गलतफहमी में नहीं रहना है, ये सारे शब्दों को शब्द में गिना ही जाता है। 125 शब्द कह ले या फिर 200 शब्द कह ले, सब में गिना जाता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि कोई ऐसा प्रश्न आ गया कि आपका हाथ रुक ही नहीं रहा है, तो आप, ठीक है, 5 से 10% जो शब्द सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। लगता है कि आपने बहुत तथ्यों के साथ प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया है, तो 5 से 10% अपने शब्द सीमा को कम भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ कोई इंच टेप से लेके नापेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से कोई शब्द सीमा को देखेगा नहीं, अनुमान लग जाता है आपके राइटिंग के साइज़ के आधार पे। उसके अलावा कितने, ठीक है, लाइन में लिखा है, कितने पेज में लिखा है, उसके आधार पे तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में लिखे या बिंदुओं में लिखे। ये बहुत बड़ी समस्या होती है यहाँ पे। देखिए, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, प्रश्न का नेचर होता है, प्रश्न का नेचर, प्रश्न का सीधी सी बात है नेचर। अब सपोज मैंने सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध के ऐसे 10 कारण बताओ, तो जब 10 कारण अगर आएगा लिखने के लिए तो कोशिश क्या करेंगे कि 10 कारण पूछ रहा है। अब पूरा का पूरा आपको कहानी बताने से तो अच्छा एक 10 जो कारण है आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपने बता दिया पॉइंट के माध्यम से। लेकिन अगर पूछ ले यहाँ पे कि गांधी के द्वारा भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वहीं अंबेडकर के द्वारा जाति प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया गया, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब बताइए इसका कैसे लिखेंगे आप, पैराग्राफ में या बिंदु में? तो पूरा का पूरा डिसाइड कौन करता है? प्रश्न डिसाइड करता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बिंदु में लिखना है या पैराग्राफ में, ज़बरदस्ती नहीं करना है। प्रश्न की तरह आपको भी, ठीक है, अपने आप में परिवर्तन लाना ही होगा। दूसरा चीज़ है यहाँ पे रेखा चित्र का प्रयोग करें या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र का प्रयोग करें कि नहीं। देखिए, रेखा चित्र को लेकर हम लोग बात करें, चाहे इसको, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं डायग्राम बनाए कि नहीं बनाए। इसके अलावा, ठीक है, कह सकते हैं कि वेन डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम हो गया, होता है ना, ऐसे फ्लो चार्ट बनाए कि नहीं बनाए। ये पूरी तरीके से इससे भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग। सपोज करिए अभी कारण पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध का ऐसा प्रश्न नहीं आता है आज के समय में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कारण यहाँ पे पूछ दिया तो जो भी 10 कारण है उस 10 कारण को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले नहीं बनाना है, प्रश्न को लिखने के बाद से, ठीक है। अगर आपने लास्ट में, ठीक है, बता दिया, उसमें से कुछ और भी क्रिएटिव पॉइंट निकाल के बता दिया तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। तो रेखा चित्र का जो प्रयोग होगा ये भी बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, डिपेंडेंट होगा यहाँ पे कि रेखा
चित्र बनाने लायक है कि नहीं है, ठीक है, बनाए कि नहीं बनाए, ये ज़बरदस्ती नहीं करना है, हर एक प्रश्न में ज़बरदस्ती करना ही करना है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। स्टूडेंट को लगता है कि एक प्रश्न में लिखवा दिया, करा दिया, तो सब में कैसे हो सकता है? खुद सोच के देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैसी शब्दावली का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे शब्दावली का जो प्रयोग है, हमेशा से यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपकी भाषा है, सपोज करिए आपकी जो भाषा अगर आप हिंदी में दे रहे हैं, तो हिंदी के जो शुद्ध जो भाषा है, जैसे संस्कृत के जो कुछ तत्सम वगैरह जो, ठीक है, शब्द जो होता है, उसका यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्रयास करना चाहिए लिखने का। एकदम हल्की भाषा के प्रयोग से भी बचना चाहिए कि जिससे उसकी तबीयत खराब होगी। कितना भद्दा लग रहा है, थोड़ा इसी को इम्प्रूवमेंट करने के यहाँ पे प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि जब भी यहाँ पे हिंदी वगैरह जब लिखे, लगेगा कि इकोनॉमिक्स का शब्दावलियाँ है, हिंदी नहीं आ रहा है, तो कोस्ट वगैरह में आप, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एस्से वगैरह लिख रहे हैं तो आप मुहावरा हो गया, बार बार बोलता हूँ कि कोई महापुरुष का कोई कथनी हो गया, कोई श्लोक हो गया, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः पेपर 1 से लेकर 6 तक इन सारे ही बातों से बचना चाहिए। समय और शब्द आपका दोनों खराब होगा। जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका बहाव, फ्लो एकदम बिल्कुल बना रहना चाहिए, ठीक है। इसे आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भूमिका लिखे या नहीं लिखे। वही चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए अभी वर्तमान में 125 शब्द शॉर्ट नोट पूछ रहा है, 200 शब्द यहाँ पे, ठीक है, देखिए 12 नंबर का पूछ रहा है। यूपीएससी में भी देखेंगे तो कुछ कुछ यही सब मतलब सिचुएशन है, 250 शब्द के आसपास। बीपीएससी में जो शॉर्ट नोट्स आया है लगभग लगभग यही है आपका, लगभग, ठीक है, 100 शब्द के आसपास। तो ऐसे चीज़ों में ज़बरदस्ती का भूमिका क्या लिखने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि नहीं, बिना लिखे आगे मेरा पेन बढ़ ही नहीं रहा है, तो 1 से 2 लाइन लिख दीजिए। क्या मतलब है? 1 से 2 लाइन लिख के आप पढ़ सकते हैं आसानी से, आपकी संतुष्टि भी पूरी तरीके से मिट जाएगी और आंसर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भूमिका लिखे या नहीं लिखे, ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट करता है। प्रायः देखा गया है बहुत सारे जो टॉपरों में पेपर है, ठीक है, कॉपी देख रहा हूँ, वे डायरेक्ट ही यहाँ पे शुरू कर देते हैं लिखना। कोई समस्या नहीं है, लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे प्रश्नों की जो शब्द सीमा है बहुत ही लिमिट है। उसके बाद से यहाँ पे उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक कैसे बनाएं, ये तो वही बातें हो गई। बहुत सिंपल सा जो एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, कि जितना चीनी अधिक होगा मिठास उतनी ही अधिक बढ़ेगी, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे शक्कर की मात्रा जितनी अधिक होगी मिठास उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि तथ्य और उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता, समझ गए हम लोग? तथ्य और प्लस तर्क दोनों चीज़ जहाँ पे आ रही है, इसको आकर्षक बनाने के लिए उसको क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक पेन, 2 पेन आपको ध्यान रखिएगा, 2 ही कलर अलाउ होता है, तो 2 कलर को आप रख सकते हैं। किसी एक पेन से लिख रहे हैं तो दूसरे पेन से उसका अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन अंडरलाइन ऐसा नहीं करना है कि लाइन बाय लाइन कर देना है, नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है। लाइन बाय लाइन नहीं करना है, बल्कि उन्हीं शब्दों को करना है जहाँ से वाकई में लगता है कि एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। एग्जामिनर भी देखे तो लगना चाहिए उसको कि हाँ इसको किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा में समय प्रबंधन किस तरीके से करें। सबसे बड़ी समस्या है 3 घंटे का समय है। बार बार मुझे वो मूवी है ना, चक दे इंडिया क्या था, ठीक है, उसमें शाहरुख खान बोलता है कि तुम्हारे पास इतना ही समय है, यही समय है तुम्हारे ज़िंदगी का सबसे जो कीमती जो समय है, इसमें जीत जाओ हार जाओ लड़ो मरो, तुम्हें जीतना ही होगा। यही हाल है। 3 घंटे का जो समय है, इस 3 घंटे को आपको उसी तरीके से यूटिलाइज करना होगा। सपोज करिए कि आप लाइफ का सबसे 3 घंटा आपको जो मिला है ना, इतना ये इम्पोर्टेंट समय है कि इससे आपकी पूरी की पूरी सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। सोचिए, बार बार बोलता हूँ कि आईएएस और पीसीएस, अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, फिर आप इसके लिए बनने के लिए मैंने इसके लायक ही नहीं आप, ठीक है। थोड़ा सा अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने समाज को देखिए, उसमें आप देखिए कि क्या आप परिवर्तन ला सकते हैं, क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस चीज़ को सोचिए एक बड़े लेवल पे, तब जाके ऐसी सोच
रखेंगे आपके आंसर में अपने आप धराधार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं वो नहीं कहूँगा कि सिस्टोग्राम होता है ना कि ये देखो अपने पेरेंट्स की सुनो अपना, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा चीज़ होता है, वो अपने आप शामिल है उस समाज में, सब आपके फैमिली मेम्बर आपके पेरेंट्स सब शामिल है, लेकिन ये समाज के लिए हो रहा, एक बड़े बदलाव की तरफ हो रहा है। इसको ध्यान में रख के एक, अगर आप अपने कम्युनिटी से, जिस किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक व्यक्ति अगर आप बन गए यहाँ पे IAS PCS, सोच पा रहे हैं यहाँ पे कितने लोगों का लाइफ बदल देंगे, आप कितने का रोल मॉडल बन जाएंगे अपने एरिया में। तो ये आपको बड़ी जो सोच है, ठीक है, अभी से डेवलप करना होगा, नैरो माइंड से लेकर आपको नहीं चलना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जो समय जो प्रबंधन है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश यही करना है इसमें कि शुरुआत में, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उन्हीं प्रश्नों को लिखें जिसका आपको, ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर आता है। लास्ट में देखिए जो 1 घंटे का जो समय बचता है उसमें स्वाभाविक सी बात है कि आपका राइटिंग खराब होना ही होना है, प्रश्न छूटने की संभावना अधिक होती है। लेकिन जहाँ लगे कि प्रश्न छूट रहा है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप फ्लो चार्ट वगैरह, सिनॉप्सिस वगैरह बना के भी आप छोड़ सकते हैं। प्रश्नों को छोड़ने से बचें। यहाँ पे सबसे पहला जो, ठीक है, मेरा एडवाइस होता है, छोड़ने से बचे। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे लिख के है, लेकिन गलत नहीं लिखे। अगर आपको कुछ नहीं होता स्किप कर दीजिए, गलत नहीं लिखें। अदरवाइज आयोग, ठीक है, गलत प्रश्नों पे भी यहाँ पे नंबर काटने लगता है, ऐसा देखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, UPPCS में देखा गया है, UPSC में देखा गया है, गलत गलत आप लिख के आएंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा मेंस में भी। तो आपको भ्रम में नहीं रहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। अभी भी कुछ प्रश्न, अगर आपको कोई भी क्यूरी अगर आपको छूट रहा है, नीचे आप लोग कमेंट करें, पूरी पूरी उसकी समाधान की जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। खास कर देखिए ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, वैसे स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे चला रहा हूँ जो संसाधनों के अभाव में पूरी तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो वैसे स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि इस तरह का जो, ठीक है, कंटेंट देखेंगे तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, उनको भी लगा कि हम भी कर सकते हैं, सीमित संसाधनों के बदौलत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।